प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यहाँ पे फिर से हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट को फिलहाल कवर कर रहे हैं, जिसके क्लास में आपको पहले ही शीट अवेलेबल कराई जा चुकी है और सॉल्यूशन आपको कर लेना चाहिए था अब तक। यहाँ पे लिखा है हाउ इज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एक्सप्लेन यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस बात का पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा सेम एग्जाम्पल आप दें, आपका एग्जाम्पल अलग भी हो सकता है। वन बाय वन आंसर देखते हैं। रियल जीडीपी क्या होती है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, एक देश के अंदर की जा रही हो, और अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाया जा रहा है एक देश के अंदर, उसका मार्केट वैल्यू जिसका एस्टिमेटेड किस पर हो? बेस ईयर प्राइस पर हो। बेस ईयर प्राइस पर अगर हम कर रहे हैं किसी चीज की वैल्यूएशन, ये क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी। यानी कि बेस ईयर प्राइस पर किसी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी? जस्ट थोड़ा सा चेंज है। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यहां तक बात सेम है, जिसको करंट ईयर पे कंट्रोल किया जा रहा है, करंट ईयर पे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अगर बेस ईयर पे कैलकुलेट किए तो क्या हो गया? आपका रियल जीडीपी हो गया, और करंट ईयर पर कैलकुलेट किए तो क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी हो गया। अब इसका आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देना है, तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। यहाँ पे देखो आपको निकालने के लिए यहाँ कहा जा रहा है रियल जीडीपी। ठीक है, अब रियल जीडीपी कैसे निकलेगा? बहुत आसान काम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडिकेटर या प्राइस इंडेक्स इनटू 100। रियल जीडीपी आप मान लीजिए 120 रुपये और प्राइस इंडेक्स मान लीजिए 120 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व देख, आपको कोई भी रैंडम नंबर ले लेना है, आसान नंबर लेना है, ऐसा नहीं कि जिसका कैलकुलेशन करने पता लगा ले लिए 79 ले लिए और एक में 87 ले लिए, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ गई। ईजी नंबर लेना, 100 ले लेना, 50 लेना, 20 लेना, इस तरह से काम करना, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि लिखा हुआ है यहाँ पे ना कि एनी अल्टरनेटिव करेक्ट एग्जाम्पल मस्ट बी मार्क्ड, कोई भी हो सकता है, उसमें नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि यही वाला लिखा जाएगा तो ही मिलेगा, कोई और भी आप लिखेंगे तो आंसर मिल सकता है। बस फॉर्मूला सही होना चाहिए, उस पर वैल्यू सही करके कैलकुलेशन सही आना चाहिए। अगला दिया हुआ है कि कह रहा है कि डिफाइन करिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेट एक्सपोर्ट। देखो एक बात को बहुत आसान शब्दों में समझ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम याद रखिएगा, आपका फैक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज, इस लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट, लेबर के बदले में मिलता है वेजेस, कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर के बदले में मिलता है प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका फैक्टर इनकम। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो जब आपका दो देशों के बीच में फैक्टर इनकम का ट्रांजैक्शन की बात करें, वो हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब केवल फिजिकल गुड्स की बात करें, ठीक है, केवल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज द एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम, जो कि है आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड ओवर द फैक्टर इनकम, सेम वही चीज, पेड टू द अब्रॉड, मतलब जब जितना पैसा देश में आया और जितना पैसा देश के बाहर गया, इसके बीच का गैप। ठीक है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, कलर चेंज करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अच्छा अब आपसे अगला पूछ रहा है कि भैया नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट भी कोई बहुत कठिन चीज नहीं होता है। लिखा है नेट एक्सपोर्ट में क्या आता है? रेफर कर रहा है ऐसे एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ओवर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर।
तो मतलब जब फैक्टर इनकम के बीच के डिफरेंस को देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जब गुड्स एंड सर्विसेज को देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, नेक्स्ट दिया है कि फाइनल गुड्स जो हैं आपके इंक्लूड करते हैं ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। फाइनल गुड्स में केवल वो चीजें आती हैं जो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। इसका आप आंसर दीजिए। तो इसको आप डिफेंड करेंगे कि रिफ्यूट करेंगे, ये बताइए। डिफेंड करें, रिफ्यूट करें। देखो पहली बात में एक बात क्लियर एकदम कर दो, इसे रिफ्यूट कर देना। क्यों? जरूरी नहीं है कि हाउस होल्ड में, अब जरा मुझे लगता है वाईफाई बंद ही कर देना चाहिए। ठीक है, ओके, तो रिफ्यूट करेंगे इसको, क्योंकि फाइनल गुड्स में जरूरी नहीं है हाउस होल्ड ही कंज्यूम करे। ऐसा भी हो सकता है कोई प्रोड्यूसर हो जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पे देखिए एक बार लिखा नो मार्क्स टू बी अलॉटेड इफ रीजन इज नॉट और रॉन्गली गिवन, तो याद रखिएगा यहां पर आपको रीजन देना, यहां पे लिखा है वैलिड रीजन, आपको आंसर में यहां पे रीजन देना ही पड़ेगा। आप ये सोच लें हम आंसर लिख के चले और रीजन ना दें तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, रीजन आपको देना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कंजप्शन एजम्पशन दैट वंस एक्सपेंडिचर विल बिकम अनदर्स इनकम। अच्छा, मतलब आप जरा सोचो, ये सर्कुलर फ्लो है ना, इस फ्लो के जितने भी जगह पे एक आदमी खर्चा करा, दूसरे की इनकम हो रही है। आप दुकान पे गए, सामान खरीदे, आपका खर्चा, दुकानदार की इनकम, दुकानदार गया जो है होलसेलर सामान खरीदा, दुकानदार का खर्चा, होलसेलर की इनकम, होलसेलर जो है फैक्ट्री सामान खरीद रहा है, होलसेलर की इनकम, और सॉरी होलसेलर का खर्चा, फैक्ट्री की इनकम, फैक्ट्री अपने वर्कर को पैसा दे रहा है, फैक्ट्री का खर्चा, वर्कर की इनकम, वर्कर जाके दुकान से सामान ले रहा है। आप समझिए ये चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर आप पहले एकदम आसानी समझ गए होंगे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड जो एग्जिस्ट करता है ये रन कर रहा है इकोनॉमी को। पहली बात तो ये क्लियर हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज जो है टू बी फंड एंड अर्न फैक्टर इनकम फ्रॉम देम। ये पूरा रीजन आपको यहाँ पे जो लिखा है कि एक स्टेटमेंट बताइए, ये वही स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा है और उसी से रिलेटेड बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे भी रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप सेम एक्सप्लेनेशन दें, आप अपना भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है आपको, आप इस तरह से समझाकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा कि मार्क्स जो है आपके पूरे स्टेटमेंट पर आएगा कि आपने पूरा स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया है। और इस तरह का जो क्वेश्चन आता है इसमें क्लियर कट में आपको आंसर लिख देना चाहिए यस एंड नो। तो लिखा है ना यहाँ पे, इन अ सर्कुलर इनकम मोड द एक्सोइम दैट, एक होता है एज्यूम, एक होता है एक्ज्यूम। ठीक है, तो ये जो एक्ज्यूम का मतलब है, इसका मतलब है सिद्ध करना। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो मोड जो है ये सिद्ध कर देता है कि एक का खर्चा क्या है, दूसरे की इनकम है। बात खत्म, यहां पर क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डिफाइन करिए रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। मतलब अभी थोड़ा देर ऊपर ही हमने थोड़ा देर पहले इस चीज को सेम क्लियर किया गया है कि सेम ईयर के बेस प्राइस पर जब आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं उसको। डिस्कस ब्रीफली थ्री कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो एक बात एकदम ध्यान से समझ लो, कान में एकदम से तेल डाल के देख लो। सेम चीज को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। सेम चीज को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है। तो एकदम क्लियर कट की बात में इस चीज को समझ लीजिएगा। आगे क्या लिखा है, द एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज में क्या क्या आ जाता है, कोई एक पॉजिटिव इफेक्ट, कोई एक निगेटिव इफेक्ट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो आप बस इसको ये समझाना है कि इसका मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक निगेटिव इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्ज्यूम दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। ठीक है, सेम ऊपर क्वेश्चन को बताया जा चुका है, सही बात है, हो गया, क्लियर है। फिर लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। अच्छा ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को देख करके आंसर देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, लिखा गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड
इंक्लूसिव ऑफ चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन वेयर एज। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक। और ये वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? इज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू एडेड क्या है आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन के बीच का डिफरेंस है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आई होप कि आप आगे के बोर्ड के क्वेश्चंस को जो शीट में आप लोगों को शीट में अवेलेबल कराया जा चुका है, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। थैंक यू।